नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर मोटिवेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग तथा केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में हमने डिस्कशन किया था। काफ़ी विस्तार से डिस्कशन किया था, लेकिन समय की सीमा होने के कारण कुछ अनुच्छेदों पर संक्षेप में डिस्कशन हो सका। अनुच्छेद 319, 20, अनुच्छेद 323 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं तथा इसके अलावा कुछ फैक्चुअल फैक्ट होते हैं, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उनके बारे में एक भी डिस्कशन किया जाना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अनुच्छेद 309, 310, 311 शासकीय सेवक को संरक्षित करता है, उसके संरक्षण के लिए है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि चाहे केंद्र के द्वारा नियुक्त सिविल सेवक हो या राज्य के द्वारा नियुक्त सिविल सेवक हो, उसको संविधान के अंतर्गत कुछ संरक्षण दिए गए हैं। उन्हीं संरक्षणों के ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ रक्षोपाय हैं, सेफगार्ड दिए गए हैं और उन सेफगार्ड का उल्लेख मैंने अनुच्छेद 309, 310, 311 में बताया था। और जब कभी परीक्षा में आए कि भारतीय सिविल सर्विसेज को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित कर रखा गया है, तो अनुच्छेद 311 है। भारतीय सिविल सेवक या स्टेट सिविल सेवक की सेवा नियमावली, सेवा शर्तें किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत तैयार की जाती हैं, तो अनुच्छेद 309 है। भारतीय सिविल सेवक या राज्य के सिविल सेवक किसके अधीन अपने पद को धारित करते हैं, तो भारतीय सिविल सेवक राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और स्टेट के सिविल सेवक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ऑन द प्लेजर ऑफ किसी भी समय यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि ये सिविल सर्वेंट की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो बिना सुनवाई का अवसर दिए उसको सेवा से निकाला जा सकता है। यह भी भारत के संविधान में लिखा है। अन्यथा की स्थिति में सिविल सर्वेंट को अपनी बात कहने का अधिकार मिलेगा। उसको उसके विरुद्ध जो आरोप लगाए जाएंगे उसको अपने आरोप के विरुद्ध अब साक्ष्यों के साथ अपनी बात कहने का अधिकार है और उसके पश्चात ही सरकार उसके संबंध में निर्णय लेगी। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक के बारे में बताया था। जब किसी भी सिविल सेवक को पदच्युत किया जाता है तो इसका मतलब है कि भविष्य में अब वो किसी सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं रहेगा। जब किसी सिविल सेवक को नौकरी से निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, अगर रिमूव शब्द आ रहा है उसके हटाए जाने के संबंध में, पद से हटाए जाने के संबंध में, तो समझ लीजिए कि उसको उस सेवा से तो हटाया जा रहा है, लेकिन भविष्य में वो किसी अन्य सरकारी सेवा में जा सकता है। सरकारी सेवा से उसको वंचित नहीं किया जा रहा है भविष्य में। और जब रिडक्शन इन रैंक किया जाता है तो जिस सेवा में वो है उसके निम्न स्तर के या उसके निचले पद पर उसको तैनात कर दिया जाता है, यानी कि उसका रैंक को लोअर कर दिया जाता है। एक प्रकार का पनिशमेंट है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 319 की कि जब संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं, 65 वर्ष या 62 वर्ष की आयु और 6 वर्ष का कार्यकाल, तो क्या वो सेवा में बने रहने या सेवा के लायक होते हैं या उन्हें किन किन पदों पर उन्हें तैनात किया जा सकता है। क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको अगर लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षा को आपको पास करना है तो बहुत डीपली आपको अनुच्छेदों का अध्ययन करना होता है। तो इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है ताकि कोई भी टेक्निकल जो बहुत ही बारीक अंतर होता है उससे आप चूक न जाएं। ठीक है, अब आप प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से और सहज तरीके से दे सकें। तो ध्यान रखिए, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अगर कोई सदस्य है, मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, अगर संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य है, अपना कार्यकाल पूरा करता है, यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल उसने पूरा कर लिया, तो क्या वो
कहाँ उसकी तैनाती बाद में हो सकती है। तो यूपीएससी का अगर सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेता है और अभी उसकी आयु सीमा पूरी नहीं है, तो वह यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। यूपीएससी का सदस्य पुनः नहीं बन सकता। जिस पद को आप कंप्लीट करेंगे, जिस पद के टर्म को आप पूरा करेंगे, उस पद को पुनः धारित नहीं करेंगे। ठीक है। यूपीएससी का सदस्य अपना अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है और अभी उसकी अर्हता है, तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या अभी उसकी एज अगर है तो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। यानी कि यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या किसी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है। तो यह है यूपीएससी के सदस्य के बारे में। अब आता है पीएससी का सदस्य। अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल पूरा होता है और उनकी अभी 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं है, तो वो यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर तैनात हो सकते हैं, या यूपीएससी के सदस्य के पद पर तैनात हो सकते हैं, या अब देखिए यहां एक टेक्निकलिटी आ रही है, वो किसी अन्य राज्य के आयोग में भी अध्यक्ष बन सकते हैं। पद देखिए दोनों इक्विवेलेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का पद और किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद है तो समान, लेकिन एक राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अगर उसमें अभी अर्हता है, एज उसकी पूरी नहीं है 62 वर्ष, तो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर जा सकता है। यहाँ पर एक ये काफ़ी गंभीर चीज़ है, इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि आपके मन में एक बात तुरंत आएगी कि पीएससी का अध्यक्ष अन्य पीएससी में कैसे अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट पद है। क्योंकि जहां पर हम एलिवेट करते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं, ये समकक्ष है, लेकिन पीएससी का एक राज्य के पीएससी का अध्यक्ष दूसरे राज्य के पीएससी के अध्यक्ष में नियुक्त हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला है पीएससी का सदस्य। अभी तो मैंने पीएससी के अध्यक्ष के बारे में बात किया। पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है और अन्य राज्य के पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। अब देखिए यहां पर एक राज्य के पीएससी का अध्यक्ष सदस्य अन्य राज्य के पीएससी का सदस्य नहीं बन सकता, वहां अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन एक राज्य का पीएससी का अध्यक्ष दूसरे राज्य के पीएससी के अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है। तो पीएससी के सदस्य के बारे में समझ लीजिए, लोक सेवा आयोग का सदस्य, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, ये तो उच्च पद है, बिल्कुल बन सकता है। यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, यह भी उच्च पद है, क्योंकि वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य है, तो राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य से नीचे ही होता है, वहां जा सकता है। अन्य राज्य के पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि पीएससी का सदस्य किसी भी पीएससी के अध्यक्ष के पद से नीचे होता है। तो यहां तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन सबसे टेक्निकल बात यह है कि पीएससी का अध्यक्ष एक राज्य के पीएससी का अध्यक्ष दूसरे राज्य के पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक। अब इसमें सदस्य न रहने पर किस पद को धारण करने पर रोक है? कोई भी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य राज्य या केंद्र सरकार के अधीन कोई भी नियोजन रोजगार नहीं प्राप्त करेगा जो कंट्रोल हो सरकार का, सरकार के कंट्रोल में काम नहीं करेगा। एक विवाद आया था, उसमें KR किदवई बनाए गए थे गवर्नर बिहार के, तो ये हुआ था कि ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या इनको राज्यपाल बना सकता है? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का पद सरकार के अधीन नहीं है, यह एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद कोई भी लाभ का पद नहीं होता है, सरकार का पद नहीं होता है, इसलिए उन्हें राज्यपाल बना सकता है। तो एक प्रश्न आ सकता है, क्या लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकता है? तो हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है अनुच्छेद 320 आयोग के कार्य।
इसमें मैंने पिछले वीडियो बड़ा संक्षेप में बताया, तो मैं बता दूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। और अगर इसका मैं विस्तार से डिस्कशन नहीं करूंगा तो आपसे गलती होने की संभावना बहुत अधिक होगी, ठीक है। खास तौर से जिनका ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस है, जिनका ऑप्शनल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनका ऑप्शनल पेपर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इनसे बहुत ही डीप और माइनर डिफरेंस के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है अनुच्छेद 320। पेपर में आएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो यह अनुच्छेद 320। एक तो काम आपको स्पष्ट पता चल जाता है कि लोक सेवा आयोग का काम है परीक्षा का कराना, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा कराना। ये तो अगर निशान आएगा तो आप टिक लगा दोगे। दूसरा है सिविल सेवकों के अनुशासनात्मक मामलों को परामर्श देना, यह भी है, क्योंकि जो सरकारी सेवा कर रहे हैं वो कर्मचारी अधिकारी अच्छे से जानते हैं कि जिन पदों पर भर्ती का अधिकार लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग को होता है, तो उन पदों के संबंध में अगर कोई भी कार्रवाई सरकार करती है तो आयोग से परामर्श लेती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर पीसीएस की भर्ती लोक सेवा आयोग करता है तो पीसीएस के किसी अधिकारी को दंडित करते समय, कोई मेजर पनिशमेंट देते समय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। ऐसे ही अखिल भारतीय सेवा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। केंद्रीय सेवा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है कि इनके खिलाफ ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और इसके पश्चात ये निष्कर्ष निकला है, इस पर हम ये दंड देने जा रहे हैं, इस पर अपनी राय दीजिए। तो सिविल सेवकों के अनुशासनात्मक मामलों पर लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग परामर्श देते हैं, ठीक है। भर्ती के तरीकों पर परामर्श देना, कभी कभी सरकार अगर भर्ती के तरीकों में कोई परिवर्तन करना चाहती है, किसी प्रकार का उसमें कुछ बदलाव लाना चाहती है, तो लोक सेवा आयोग से अपेक्षा करती है कि आप एक आयोग का गठन करके, कमेटी गठन करके इस परीक्षा के बारे में अपनी राय दीजिए। तो सरकार भर्ती के तरीकों पर परामर्श मांग सकती है, ठीक है। एक सेवा से दूसरे सेवा में स्थानांतरण परामर्श देना। एक बात ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल लाइन आ गई है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग निम्न में से कौन कौन से कार्य करता है। नंबर 1 परीक्षा कराना, नंबर 2 सिविल सेवकों को अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श देना, नंबर 3 भर्ती के तरीकों में परामर्श देना, नंबर 4 स्थानांतरण के मामले में परामर्श देना, ठीक है। तो जैसे ही आएगा तो आप ये सोचेंगे कि ये तो सभी सही है। ध्यान रहे यहाँ पर लाइन देखिए, एक सेवा से दूसरे सेवा में स्थानांतरण में परामर्श देना। इस ट्रांसफर मामलों में, ट्रांसफर पॉलिसी में संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग इंटरफेयर नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है, बल्कि उन मामलों में परामर्श देता है जब कोई सेवा में बदलाव किया जा रहा है। मान लीजिए आईआरएस का अधिकारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहा है, ठीक है, इंडियन अकाउंट ऑडिट सर्विस का अधिकारी इंडियन डिफेंस अकाउंट ऑडिट सर्विस में जा रहा है, जब उसके कैडर में ही बदलाव होने जा रहा है या डेपुटेशन में किसी दूसरी सेवा में जा रहा है, तो ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है, ना कि उसी सेवा के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर होने पर परामर्श देना हो, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है जब एक सेवा से दूसरी सेवा सर्विस चेंज हो रही हो, ठीक। अगला एक काम और है लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग का, पदोन्नत के मामले में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता। पदोन्नत के मामले में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मतलब है सुटेबिलिटी। जब आपने सुना होगा कि जब लोक सेवा आयोग की तमाम भर्ती प्रणाली में डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है और उस कमेटी को लोक सेवा आयोग के द्वारा फाइनल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 320 के अंतर्गत कि कौन अभ्यर्थी सुटेबल है उच्च पद के लिए या नहीं है, तो उसके संबंध में राय ली जाती है। और समानता तब राय ली जाती है जब उस कैडर में, जिस कैडर में सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग ने किया है और उसी कैडर में अन्य किसी सेवा से उस कैडर में पदोन्नति के द्वारा कोई अभ्यर्थी जा रहा है, तो लोक सेवा आयोग देखता है
कि जो हमने एक चयन की प्रक्रिया, एक सुटेबिलिटी और योग्य अभ्यर्थी को उस सेवा में भेजा है, और उस सेवा में अगर किसी अन्य स्रोत से पदोन्नत के द्वारा जो कहीं बाहर से आया हुआ है उसको अगर हम उस सेवा में भेज रहे हैं तो उसकी सुटेबिलिटी को हम देख लें। ऐसा ना हो कि वो कैडर डिस्टर्ब हो जाए, उसमें अयोग्य अभ्यर्थी भी या अयोग्य अधिकारी भी पहुंच जाए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर पीसीएस की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है और उसमें से अगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर को भी एसडीएम बनाया जाना है, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जब पदोन्नति एसडीएम के पद पर होगी या तहसीलदार के पद पर होगी या उससे ऊपर के पद पर होगी, तो लोक सेवा आयोग से उसके प्रमोशन के बारे में राय ली जाएगी, क्योंकि एसडीएम का जो कैडर है वो लोक सेवा आयोग के अधीन आता है। तो ऐसे पदोन्नत के मामले में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सलाह भी हमारा लोक सेवा आयोग देता है। तो आप बात समझ गए। सामान्य ट्रांसफर का मामला लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो ये लिख देगा कि ट्रांसफर करने का काम लोक सेवा आयोग, तो आप उसमें क्रॉस कर दीजिएगा, मान लीजिएगा कि ये आंसर नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसमें लिख रखा है, तो मैंने इसलिए लिख रखा है जब उसमें आ जाए एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, तो आप मानिएगा सही है। जब आ जाए कि सरकार के द्वारा किए गए ट्रांसफर का अनुमोदन, तो आप वो गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 323 आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात करता है। पेपर में पूछेगा आपसे कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट देता है, तो अपनी रिपोर्ट अनुच्छेद 323 के अंतर्गत देता है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष जो भी काम करता है, जितनी परीक्षाएं कराता है, जितने साक्षात्कार कराता है, जितने डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में सरकार को अपनी राय देता है, और जो जो सरकार के द्वारा उनसे परामर्श लिया जाता है, उन परामर्श में जो जो उसने संघ लोक सेवा आयोग ने अपने परामर्श दिए हैं, इन सबका विवरण अपनी वार्षिक रिपोर्ट में डालता है। कितने सिविल सेवक की परीक्षाएं कराई आपके एनडीए की, सीडीएस की, सिविल सर्विसेज की, कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, कितने अभ्यर्थियों में उसमें आवेदन सही पाए गए, कितने अभ्यर्थी ने प्री परीक्षा पास किया, कितने अभ्यर्थी प्री परीक्षा से फेल हो गए, कितने अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में दिए, अंतिम परिणाम कितना रहा, कितने अंक रहे, किस किस भाषा के कौन कौन से अभ्यर्थी बैठे, कितने अभ्यर्थी के ऑप्शन पेपर कौन कौन से थे, एक एक विवरण उनकी रिपोर्ट में रहेगा। और वो पूरा एक ग्राफ के द्वारा भी बताया जाएगा किस दर से संख्या बढ़ रही है या घट रही है, और सरकार ने किन किन मामलों में उनसे परामर्श लिया, उन सब का वर्णन होगा। और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में उस रिपोर्ट को रखवाएंगे, और रखने से पहले सरकार भी, अगर किसी भी परामर्श को सरकार ने नहीं माना है संघ लोक सेवा आयोग के, तो उसके औचित्य के साथ, अपने मेमोरेंडम के साथ, अपने क्लैरिफिकेशन के साथ संसद में सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ सदन में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि सदन को ये पता चल जाता है कि भारत के सिविल सर्विसेज की प्रक्रिया क्या है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या काम चल रहा है, किस प्रकार से प्रगति है। पूरी जानकारी संसद के दोनों सदनों को भारत के संघ लोक सेवा आयोग, जो देश की सबसे बड़ी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, यूपीएससी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, और डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को हम सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कहते हैं। ध्यान रहे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पेपर में आ जाए देश की सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी कौन है, तो वो यूपीएससी है। अगर आ जाए कि देश का सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन है, तो डीओपीटी है। और लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिस संस्था के बारे में भारत के संविधान में उल्लेख होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जिस संस्था के बारे में भारत के संविधान में उल्लेख नहीं होता है, लेकिन संसद के द्वारा एक्ट पारित करके वो संस्था बनाई जाती है, उसको हम स्टैट्यूटरी संस्था कहते हैं, सांविधिक संस्था कहते हैं। और जो संस्था सरकार के द्वारा
कैबिनेट के द्वारा, सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है, उसको हम एग्जीक्यूटिव संस्था, इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जैसे नीति आयोग। और स्टैट्यूटरी संस्था जैसे सेंट्रल विजिलेंस आयोग, ठीक है, जैसे सीबीआई, ये सब स्टैट्यूटरी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि, हाँ, एक और स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आप गलती मत करिएगा, जैसे कभी मैंने आपको एक वीडियो में बनाया था, लोकपाल लोकायुक्त, यह भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है कि आप सोचें कि लोकपाल लोकायुक्त का तो बड़ा नाम आता था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कॉन्स्टिट्यूशन होगी। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये बनाया नहीं जा सका, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन के रह गई है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का उसे कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में है। अगर आप पेपर में आ जाए तो तुरंत दिमाग दौड़ाइएगा कि क्या ये संस्था का उल्लेख किसी भारत के संविधान किसी अनुच्छेद में है। अगर आपको याद आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर वह स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। लोकपाल लोकायुक्त स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, सांविधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक आयोग। और कार्यकारी संस्था उसे कहते हैं जब गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से बना दे, ठीक है, ना तो उसको संसद में कानून बनाने की जरूरत पड़े, ना किसी संविधान में संशोधन करके कानून बनाने की जरूरत पड़े, तो उसे बोलते हैं कार्यकारी। तो 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत बोल दीजिएगा, वो तो विधिक होगा और ना संवैधानिक होगा, वो तो इलीगल हो जाएगा। ऐसे संस्थाओं को हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग कैसा है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि मंत्रिमंडल ने एक नियम बनाकर उसको गठित कर दिया है, एक प्रस्ताव पारित करके उसका गठन किया है, ठीक है। अब बात आती है, आपको बता दिया मैंने कि आयोग अपनी रिपोर्ट किस प्रकार से देता है। राज्यों में जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को देते हैं, और राज्यपाल महोदय राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, जिन राज्यों में 2 सदन हैं वहाँ के दोनों सदन, और जहाँ पर केवल विधानसभा है वहाँ विधानसभा में उस रिपोर्ट को रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिस्कशन किया अनुच्छेद 323 जो कि रिपोर्ट के बारे में कहा गया है, ठीक। एक प्रश्न आता है कि भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जब सिविल सेवकों को के प्रोबेशनर्स को संबोधित कर रहे थे मेटकाफ हाउस में, उस समय ट्रेनिंग दी जाती थी दिल्ली के मेटकाफ हाउस में, तो उन्होंने सिविल सर्वेंट को एक प्रकार का स्टील फ्रेम कहा था सिविल सेवक स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। और कभी कभी ये कोटेशन भी आता है कि स्टील सिविल सर्वेंट को या आईएएस को या ऑल इंडिया सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सरदार पटेल तत्कालीन गृह मंत्री महोदय ने कहा था। और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के कैडर हैं, टोटल 24 कैडर हैं, 21 राज्य के कैडर हैं और 3 संयुक्त कैडर हैं। 3 संयुक्त कैडर का मतलब है जिनमें 1 से अधिक राज्यों को मिलाकर उस कैडर को बनाया गया है। वहाँ के जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस होते हैं, उन 1 से अधिक राज्यों में उनकी तैनाती की जा सकती है। तो 24 इस समय कैडर काम कर रहे हैं। पेपर में आ सकता है कि सबसे पहली बार किस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधीन 1926 में ली आयोग गठित के पश्चात लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसको कहा गया था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ध्यान रखिएगा 1919। और 1935 का जो एक्ट था उसमें इसका नाम कर दिया गया था संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जब 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ तो उसका नाम कर दिया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अगली एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको हटाने के लिए हमेशा लोकसभा राज्यसभा के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है।
तब ये हटाए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई जाती। केवल राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय से जांच कराते हैं और जांच सही पाई जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है, चाहे राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष हो और चाहे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष हो, हटाया जाएगा हमेशा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। किसी बिंदु पर कोई डिस्कशन करना है तो आप कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।